दोस्तों, रशिया ने जो रुख भारत की ओर किया है उससे यह साफ है कि रशिया भारत का बहुत पुराना मित्र है। रशिया ने यह साफ तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि इंडिया इज फ्री टू ट्रेड टू एनी कंट्री। भारत किसी भी कंट्री से ऑयल डील को लेकर, ऑयल इंपोर्ट को लेकर डील कर सकता है, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है और रशिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं रशिया के बारे में। रशिया वो देश है जिसने भारत को सबसे पहले एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया। यही नहीं, 1971 का वॉर हो, 1974 के अंदर जब न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हमने किया हो, 1999 का कारगिल वॉर हो या 98 के अंदर हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स किए हों, उस समय रशिया ने हमारा हमेशा साथ दिया जब भारत के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए थे। रशिया एकमात्र वो कंट्री था जिसने भारत के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं लगाए और यह कहा कि भारत जो है वो हमारा मित्र है, हम हर समय भारत का साथ देंगे। जिस समय रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ उस समय रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लग गए। भारत ने कुछ भी नहीं कहा। भारत ने कहा कि इंडिया इज ए नॉन अलाइंड कंट्री और हम जो है वो रशिया के पहले से ही साथ में हैं। अब जो है हम लोग रशिया के साथ में पक्षपात नहीं करना चाहते हैं। रशिया के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए कि रशिया से कोई भी ऑयल को इंपोर्ट नहीं करेगा। भारत ने कहा कि हमारी ह्यूज पॉपुलेशन है और हम लोग को अपनी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हर तरफ देखना पड़ता है, इसीलिए हम लोग रशिया से भी ऑयल को इंपोर्ट कर सकते हैं। जो ऑयल इंपोर्ट 2021 से पहले ओनली 0.2% था, 0.1% था, वो 2021 में बाद में बढ़कर लगभग 35 से 40% तक बढ़ गया। और रशिया ने यह भी कहा कि अगर इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है तो इंडिया को डॉलर के अंदर भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इंडिया रुपीस के अंदर भी पेमेंट कर सकता है। इससे भारत ने एक बहुत तगड़ा दांव चला और भारत ने वाकई में बाजी अपने खेमे में रखी। कैसे कि भारत अगर रुपीस के अंदर पेमेंट करता है तो रशिया भी इस बात के लिए मजबूर होगा कि वो इंडिया से ही जो प्रोडक्ट्स है वो मंगाए, क्योंकि रुपीस में तो कोई यूरोपियन कंट्री या यूएसए जो है वो डील नहीं करेगा और जो रुपया रशिया के पास में पहुंच चुका है वही रुपया जो है वो भारत के पास में आएगा। लेकिन भारत के पास में आएगा कब? जब भारत के प्रोडक्ट जाएंगे रशिया के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये बायलैटरल डील जो है वो हो गई रुपीस को लेकर भी। इसलिए इंडिया को कोई खासा नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा ही हुआ। भारत के अंदर दो कंपनीज ऐसी थी, एक तो थी रिलायंस और दूसरी थी नायरा। इन दोनों कंपनीज ने यह देखा कि आखिरकार ये जो क्रूड ऑयल रशिया से आ रहा है, क्यों ना इसको फिल्टर्ड करके, रिफाइन करके हम लोग यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज रशिया से ऑयल को इंपोर्ट नहीं कर रही हैं। इस बात का फायदा उठाया रिलायंस ने और नायरा ने और ऑयल को रिफाइन करके यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भेजने लग गए। अमेरिका को यह लगता था कि रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट हो रहा है उस पैसे का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन से लड़ने के अंदर इस्तेमाल करेगा। इसीलिए हमारी जो दो कंपनियां थी रिलायंस और नायरा के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए कि आप यूरोप के अंदर ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। ये शायद आपको पता होगा। उसके बाद में रिलायंस और नायरा कंपनी ने यह साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि हमारा जो काम है वो यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने से नहीं चलता है। हमारा मेनली जो टारगेट होता है वो साउथ एशियन ईस्टर्न जो नेशंस हैं उनमें हमारा फुलफिल होता है। और उसके बाद में हमने वहां पर कोई भी ऑयल जो है उसको एक्सपोर्ट नहीं किया। अब बात यह है कि रशिया ने हाल ही में कहा है कि नथिंग न्यू दिल्ली इज फ्री, मतलब इंडिया जो है वो फ्री है, किसी से भी वो ऑयल डील करे। रिसेंटली आपको पता होगा कि यूएसए ने वेनेजुएला जो है उसके ऊपर कैप्चर किया और वहां के जो तेल के कुएं हैं वहां से तेल निकालकर दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भारत को यह डर दिखाया कि रशिया से अगर ऑयल को इंपोर्ट किया तो भारत के ऊपर कई सारे सैंक्शंस जो है वो लगा दिए जाएंगे। टैरिफ का डर जो है वो भारत को दिखाया, लेकिन भारत जो है वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ और फिर भी हम लोग रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करते हुए चले गए। और बात यह थी कि ट्रंप ने इतने आदेश निकाले, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया और एटलीस्ट हमने लास्ट में जाकर यूरोपियन यूनियन से एक जबरदस्त डील कर डाली, जिससे इस आदमी का जो गुरूर था वो जमीन से, यानी कि सातवें आसमान से जमीन पर आकर गिरा। और भारत ने यूरोपियन यूनियन से डील करने के बाद रशिया और इंडिया के जो संबंध थे वो और मजबूत हो गए कि भारत ने हर मुश्किल घड़ी के अंदर कभी भी रशिया का साथ छोड़ा नहीं। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप वाकई में अपने काम के अंदर आगे निकलना चाहते हैं तो आपको काम के तरीके सीखने पड़ेंगे।
वो 30 टेक्निक्स मैंने यहां पे बताई है जिससे आप अपने काम के अंदर फोकस को इंक्रीज कर सकते हैं, डीप फोकस ला सकते हैं, डीप वर्क आप कर सकते हैं। इन टेक्निक्स को आप अपने काम के अंदर, अपने एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर यूज कीजिए, जिससे आपको काफी बेनिफिट होगा। साथ ही के अंदर अगर आप कोई चैलेंज लेना चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो आप ये चैलेंज जरूर लीजिए कि आप इस एडिक्शन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। मैंने इसमें वो टेक्निक्स बताई हैं जिनकी मदद से आप इस एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। हो सकता है कि आपको पोर्नोग्राफिक जो है उनका एडिक्शन ना हो, लेकिन हो सकता है कि मोबाइल फोन का एडिक्शन हो सकता है कि कोई दूसरा एडिक्शन आपको हो, स्मोकिंग का हो, आपको ड्रिंक करने का हो, तो आप जो है उससे भी बाहर निकल सकते हैं। मतलब ये टेक्निक ऐसी हैं जो कि आपको चैलेंज करती हैं कि आखिरकार आप अपने जो एम है, जो टारगेट है, उसको पहचानें और उसको हिट करें। तो आप जरूर चैलेंज कूपन कोड यूज करके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। मैंने इसको 3 लेवल्स के अंदर कंप्लीट किया है। चलिए वापस से अपने लेक्चर के ऊपर आते हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ में जैसे ही डील होती है, ये डील जो है वो होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर, ये डील होती है जो रोजमर्रा के डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको लेकर भी ये डील होती है। अब जैसे ही यूरोपियन यूनियन के साथ में डील होती है तो इसको कहा जाता है कि मदर ऑफ ऑल डील्स, मतलब आज तक जितनी भी डील्स हुई हैं उन सबका एक ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी डील, मदर ऑफ ऑल डील, फादर ऑफ ऑल डील, मतलब डील का बाप है ना। तो वो डील जो है यूरोपियन यूनियन के साथ में हुई। जैसे ही डील होती है तो यूएसए के पास में खबर पहुंचती है और उसके बाद में यूएसए का गुरूर टूटता है और यूएसए जो है वो अपने टैरिफ को बहुत हद तक कम कर देता है। मतलब 50% से वो अपने टैरिफ को 18% तक कम कर देता है, जिससे भारत के लेदर गुड्स, भारत के फुटवियर, भारत के गारमेंट्स, वो सब जो है वो कहां पर पहुंचते हैं, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट्स। मतलब जबरदस्त तरीके से हाइक मिलता है और शेयर मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाता है। तो कि पता लगता है कि इंडियन मार्केट की डिमांड जो है वो अब यूएसए के अंदर इंक्रीज होने वाली है। अब देखिए बात यह है कि इंडिया 2050 तक बहुत बड़ा ऑयल डिमांड कंट्री बन जाएगा ग्लोबल लेवल पर। ओपेक ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि भारत जिस तरीके से पॉपुलस कंट्री बन चुका है और ऑयल की डिमांड इतनी इंक्रीज हो चुकी है, तो 2050 तक भारत सबसे बड़ा ऑयल का इंपोर्ट कंट्री बन जाएगा। अब यूएसए, रशिया, ये सारे कंट्री ऐसे हैं जो कि इंडिया से अब ट्रेड डील करना चाहेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि ऑयल का जो इंपोर्ट है वो भारत का लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, इसीलिए भारत से हर कोई अच्छे संबंध बनाना चाहता है। अब हमको 2 ऑप्शंस में से क्या वाकई में एक चूज करने की जरूरत है, या तो हम वेनेजुएला के ऑयल को चूज करें या फिर रशिया के ऑयल को चूज करें। देखिए पहली बात तो यह है, रशिया से जो हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते थे वो काफी हद तक कम हुआ है, ये बात सही है। लेकिन ये बात सही नहीं है कि यूएसए के डर से हमने रशिया से ऑयल इंपोर्ट को कम किया है। बंद तो नहीं किया है, कम ही किया है। तो क्या हम लोग वेनेजुएला के ऊपर शिफ्ट करेंगे? तो पहला प्रश्न तो यह है कि क्यों शिफ्ट नहीं करेंगे। हमारी जो डिमांड है उसको फुलफिल करने वाला कोई भी इंसान चाहिए। मतलब बात यह है कि आपके घर में शादी है और आप जो है वहां पर अरेंजमेंट करना चाहते हैं, कोई इवेंट मैनेजर आप वहां पर अपॉइंट करना चाहते हैं, आपके जेब में पैसा है, आप ये कहेंगे कि यार मेरी इस डिमांड को जो भी कोई फुलफिल कर पाएगा मैं उसी को इवेंट मैनेजमेंट का काम दे दूंगा। बस सीधी सी बात वही है कि भारत की डिमांड को जो कंट्री फुलफिल कर पाएगा हम उसी को क्या करेंगे, अपना ये इंपोर्ट देंगे। ठीक है। अब बात यह है कि अगर हम लोग रशिया से शिफ्ट होते हैं वेनेजुएला क्रूड ऑयल की तरफ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये कोई खासा डिफरेंस नहीं है, बस ऑयल की क्वालिटी जो है उसमें थोड़ा फर्क है। वेनेजुएला का जो ऑयल है वो थोड़ा सा हैवी ऑयल है, एक्स्ट्रा हैवी है, विथ हाई सल्फर कंटेंट है। लेकिन रशियन जो ऑयल है वो कंपेयर टू वेनेजुएला के ऑयल के थोड़ा लाइटर है। ठीक है। अब भारत के अंदर जो ऑलरेडी रशिया का जो ऑयल आ रहा है जिसमें थोड़ी बहुत फ्यूअर इंप्योरिटीज रहती हैं, उसको हम लोग रिफाइन करते हैं और यूज करते हैं। लेकिन रशिया के ऑयल आने से हमारे जो पेट्रोलियम के प्राइसेस हैं वो काफी हद तक कम भी हुए और इससे जो आम जनता है उसको थोड़ा बहुत राहत भी जो है वो पहुंची। लेकिन हम लोग रशिया का जो ऑयल है उसकी जगह वेनेजुएला का ऑयल यूज ले सकते हैं। लेकिन यूएसए के अंदर जो शैल ऑयल होता है उसका यूज हम लोग नहीं कर सकते, वो बहुत लाइट होता है और उससे हमारा जो मशीनरी सिस्टम है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट होगा, जिससे हमारा मेंटेनेंस जो कॉस्ट है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। पहला। दूसरा, रशिया का जो रूट है वो काफी ईजी हमारे लिए है। अगर हम लोग रशिया से मंगाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो काफी हद तक बच जाती है, जबकि वेनेजुएला या फिर यूएसए से हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग हमको ज्यादा आती है। अब
रशिया ने कहा है कि इंडिया इज फ्री टू परचेज क्रूड ऑयल फ्रॉम एनी सप्लायर, हम किसी से भी जो है इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे रशिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूएसए को प्रॉब्लम है, क्योंकि हाल ही में यूएसए एक नया दूल्हा बना है। दुल्हन कौन है? वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला दुल्हन है, नया नया ऑयल जो है वो यूएसए के पास में आया है, तो यूएसए ये कोशिश कर रहा है कि यार कोई ना कोई इसका इंपोर्टर जो है वो मिल जाए, इसलिए वो इंडिया को वो अपना एक डर दिखाता है कि हम जो है इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, लेकिन वो तरकीब जो है उनकी काम में नहीं आई। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को यानी कि एग्री कर लिया है कि ठीक है, टू हॉल्ट रशिया ऑयल परचेज एंड शिफ्ट टू बाइंग क्रूड फ्रॉम यूएसए एंड पॉसिबली वेनेजुएला। मतलब ये कह रहे हैं कि देखो, मतलब ये एक तरीके से हवा बनाया जा रहा है कि ट्रंप ने जो है वो भारत को एग्री कर लिया है कि वो वेनेजुएला से ये इंपोर्ट करेगा, लेकिन बात ये है, कुल मिलाकर बात ये है कि जो भी कंट्री इंडिया की डिमांड को फुलफिल करेगा, हम लोग ऑयल का इंपोर्ट वहीं से करेंगे। तो रशिया टिपिकली एक्सपोर्ट 1.5 मिलियन टू 2 मिलियन बैरल पर डे। देखिए रशिया जो है इतनी डिमांड फुलफिल कर पा रहा है, इसके साथ में हम लोग ईरान वगैरह यहां से भी तो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अमेरिका जो है ऐसी डिमांड को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएगा, और वो फुलफिल नहीं कर पाएगा इसका मतलब है कि हम लोग वहां से पूरा डिपेंडेंसी दिखा नहीं सकते। हां, हो सकता है कि कुछ परसेंट के अंदर वो अपनी डिमांड को फुलफिल कर पाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम लोग उसके ऊपर ही डिमांड हो जाए, देखिए डिपेंड हो जाए। देखिए जिस समय रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था उस समय हम लोग 2 मिलियन बैरल पर डे जो है वो इंपोर्ट कर रहे थे, उसके बाद में थोड़ा सा कम हुआ, 1.21 पर हुआ, और फिर अब जो है 1.1 मिलियन बैरल पर डे पर हम लोग पहुंच चुके हैं। मतलब पहले 40% थे पे, फिर 38% पे आए, और आज जो है लगभग ये मान के चलिए कि 20 से 25% ऑयल इंपोर्ट के लिए इंडिया जो है वो रशिया के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब बहुत हद तक हम लोगों ने क्या किया है, कट डाउन उसको किया है। और रशिया इस बात को समझता है कि भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा भारत वहीं से परचेज करेगा। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि रशिया वर्सेस वेनेजुएला, दोनों में से हम लोग किसको चुनेंगे? देखिए इसके लिए हम लोग फ्री हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना तो यूएसए का प्रेशर है ना रशिया का प्रेशर है। बात यह है कि इंडियन मशीनरी के अंदर जो ऑयल फिट बैठेगा हम लोग उसको चुनेंगे। इंडियन मशीनरी को चाहिए हैवी ऑयल, जो कि इजीली रिफाइन हो जाए, और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बचे, और साथ में रिफाइन करने की जो कॉस्टिंग है वो भी बचे। और इसमें हम लोग रशिया और वेनेजुएला दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम किसी के प्रेशर में नहीं है। हां, बात यह है कि वेनेजुएला के क्रूड ऑयल के अंदर इंप्योरिटीज कम होती है कंपेयर टू रशियन ऑयल, इसीलिए हम लोग वेनेजुएला से इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बात को लेकर नहीं कि यूएसए ने हमको सैंक्शंस का डर दिखाया और इसीलिए हम लोग वेनेजुएला से इंपोर्ट कर रहे हैं, नहीं। देखिए एक्चुअली में हर चीज डिपेंड करती है उस क्रूड ऑयल की क्वालिटी के ऊपर। हम लोगों ने क्वालिटी जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है कंपेयर टू यूएसए सैंक्शंस, ठीक है। इस बात को समझ लेना जरूरी है, ठीक है। हम लोगों के लिए चीपर होना चाहिए, रिफाइन प्रोसेस बहुत सिंपल होना चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचनी चाहिए, बस हम वहां से इंपोर्ट करेंगे, इतनी सी बात है ना। चलिए दोस्तों, आप लोग डीप वर्क के इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। आपको कूपन कोड यूज करना है फोकस, जिससे आपको डिस्काउंट प्राइस में ये मिलेगा। 30 टेक्निक्स मैंने बताई है कि आप अपने काम के अंदर और कैसे अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। ये जो चैलेंज है 100 डेज का हार्ड चैलेंज, 75 डेज का हार्ड चैलेंज, बड़ा जबरदस्त है। मतलब बात यह है कि चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। जब तक आप चैलेंज लेंगे नहीं तब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं हो पाएगी। हर दिन आपको चैलेंज आते हैं और हर दिन आपको फेस करना पड़ेगा। मैंने वो टेक्निक्स बताई हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक है, रिसर्च पेपर पर बेसिस है। आप इन टेक्निक्स को जरूर अपनाइएगा। आप टेलीग्राम चैनल दीपक इंदौरा ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।